गुर के ढोल सुहाने। ये कहानी है मनीषा की, जो एक बड़े शहर में अपने पति दीपेश और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। वहीं उसकी एक जेठानी भी थी जो विदेश में रहती थी। एक दिन की बात है, मनीषा को उसकी सहेली दीप्ति का कॉल आता है। अरे दीप्ति, मैंने कल फोटो भेजी थी ना वो पर्स की, कैसा लगा तुझे? पूरे 3,000 का है। बाप रे बाप, 3,000 का? मैंने तो आज तक 2,000 का पर्स भी नहीं खरीदा और तूने सीधे 3,000 का पर्स खरीद लिया। वाह मनीषा वाह, वाकई में तेरा पति तो बहुत अच्छा है। ये तो है, ये तो मेरी सारी बात मानते हैं। मैं जो कहूँ मुझे ला कर देते हैं। वो तो है, चोरों का गुलाम तेरा पति। हाँ वो है। मेरा पति कहना तो मानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना तेरा पति तेरा कहना मानते हैं। अच्छा तू ये बता, शॉपिंग के लिए कब चलना है? 15 दिन हो गए, कुछ खरीदा नहीं। मेरे ना हाथ कांपने लगे हैं। शॉपिंग है ही ऐसी चीज़, एक बार लत लग जाए तो जल्दी छूटती नहीं। वो तो है। अच्छा तो ठीक है, 5 दिन बाद चलते हैं। और इस तरह दोनों सहेलियां गप्पे लड़ाती रहती हैं। 5 दिन बीत जाते हैं और तभी लगता है जेठानी जी ने नई फोटो अपलोड की है, ज़रा देख लूँ। मनीषा अपनी जेठानी की नई पोस्ट देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि मनीषा की जेठानी ने अपने हाथ में एक पर्स पकड़ा हुआ था जो एक फेमस ब्रांड का पर्स था और उसकी कीमत करीब 25,000 रुपये थी। अरे ये तो वही पर्स है जो उस दिन पार्टी में नैन्सी आंटी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और वो तो बोल रही थी कि इसकी कीमत 25,000 रुपये है। हे भगवान, एक मैं हूँ जो 3-4 हज़ार रुपये से ऊपर बढ़ ही नहीं रही हूँ। मनीषा हमेशा ऐसे ही अपनी जेठानी से छोटी छोटी बातों पर कंपैरिजन किया करती थी, और आज जब उसने अपनी जेठानी के हाथ में ये महंगा पर्स देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो अपनी जेठानी का पोस्ट देखकर बहुत गुस्सा होती है। जब रात होती है, अरे क्या हुआ मनीषा, इतनी देर से देख रहा हूँ मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। ये देखिए, जेठानी के हाथ में 25,000 का पर्स है। क्या कभी आपने मुझे इतना महंगा पर्स दिलाया है? और सासू माँ के बारे में तो क्या ही बोलूँ, जब भी उनसे कुछ पैसे मांगो तो कुछ ना कुछ बहाने बना देती है। आपको पता है, जेठानी जी जब पिछली बार इंडिया आई थी ना, तब सासू माँ ने उन्हें अपने मोटे मोटे 2 कंगन दिए थे, जिसकी कीमत लगभग 3-4 लाख रुपए तो होगी। अरे लेकिन तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब माँ ने तुम्हें कंगन, जेवर और बहुत कुछ न जाने क्या क्या चीज़ें दी थी, और वो इतने सालों बाद आई थी तो उन्हें तो देना बनता है ना। आप ना हमेशा अपनी माँ की साइड लेते रहो। देखो, बेवजह तुम इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत हो। और तुम्हें पता है ना मेरे भैया की सैलरी कितनी है, और ऊपर से भाभी की जॉब भी है, तो दोनों मिलकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उनके लिए 25,000 का पर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम भी कमाओ ना मेरे लिए। मनीषा कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें दिखता नहीं मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, बहुत हो गया। मनीषा ऐसे ही अपने पति के साथ बहस करते करते सो जाती है। अगला दिन आता है, मनीषा अपने किचन के काम में लग जाती है। वहीं मनीषा की सासू माँ अपनी बड़ी बहू के साथ वीडियो कॉल कर रही है। अरे वाह बेटा, वहाँ तो अभी तक ठंडी हो रही है। अरे भगवान, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। हाँ सासू माँ, यहाँ तो 12 महीने ठंडी होती है। वैसे अभी तो यहाँ इतनी ठंड नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ठंड है। और इंडिया में तो बहुत गर्मी पड़ती है, बाप रे बाप। पता नहीं अगली बार आऊँगी तो कैसे रहूँगी। मुझे ना यहाँ की आदत पड़ गई है। वो तो है बहू। अरे ये बता, रोहन कहाँ है? माँ जी, रोहन तो अभी कॉलेज गया है। तूने उसकी फ़ोटो डाली थी ना, कितना गोरा हो गया है मेरा पोता, नज़र ना लगे मेरे पोते को। और दूसरी ओर यहाँ मेरे छोटे पोते सोमेश का तो कितना रंग दब गया है। अरे यहाँ पर गर्मी ही इतनी पड़ती है, बेचारा रोज़ इतनी धूप में स्कूल जाता है। जो भी बोलिए माँ जी, इंडिया की बात ही अलग है। हाँ, जो यहाँ रहते हैं उन्हें विदेश पसंद है, और जो विदेश में रहते हैं उन्हें यहाँ का पसंद है। अच्छा माँ जी, ये देखिए, मैंने अपने आंगन को कैसे सेट करवाया है। तभी पीछे से मनीषा आती है, क्योंकि उसे भी करीना का घर देखना था। मनीषा पीछे खड़ी होकर अपनी सासू माँ और अपनी जेठानी की वीडियो कॉल देखती रहती है। वहाँ करीना अपने बड़े से घर के आंगन को सासू माँ को दिखाने लगती है, और साथ ही साथ घर के अड़ोस पड़ोस के इलाके को भी दिखाती है। वाह, वहाँ सब कुछ कितना अच्छा और साफ सुथरा है, ऊपर से वहाँ पर कितनी शांति है। थोड़ी देर बाद जेठानी बात करके फ़ोन रख देती है। इसके करीब 2 घंटे बाद मनीषा की सासू माँ मनीषा के बेटे को फ़ोन देती है, क्योंकि मनीषा की जेठानी को उसके बेटे से बात करनी थी। हेलो सोमेश, कैसा है? रोहन भैया, आपकी हिंदी सुनकर मुझे हंसी आ रही है। ओके, हाउ आर यू? आई एम ओके, एंड यू?
Yeah, I'm also fine. Oh, have you watched the new Toy Story movie in theater? I mean, that's awesome. That movie left an indelible impression on me. Yeah, good, good. What? I mean, good movie? दरअसल सोमेश को उसके बोले हुए बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो उसे सही जवाब नहीं दे पा रहा था। Well, Sumesh, you're looking well groomed. Are you going to a party or something? Yeah, groom. तभी वहां पर मनीषा आ जाती है। अच्छा ओके रोहन, बाय। ही विल कॉल यू बैक लेटर, ओके? सी यू सून बेटा, बाय बाय। मनीषा रोहन का फोन काट देती है। रोहन, हम तुझे इतने बेकार स्कूल में भी नहीं पढ़ाते कि तू जरा से इंग्लिश भी ना बोल पाए। रोहन के सामने क्या बेइज्जती करवा रहा था अपनी? माँ, वो मेरा भाई है, उसके सामने कैसी बेइज्जती। और वैसे भी आपको पता है ना माँ, मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैथ और साइंस में कितना तेज़ हूँ। हाँ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इंग्लिश में भी तेज़ होना होगा। अरे तभी तो तुम रोहन के साथ अच्छे से बात कर पाओगे। देखो, आज तुमने रोहन के सामने एक शब्द सही से नहीं बोला। अरे मम्मी, उसका एक्सेंट भी तो अलग है ना, मैं कहाँ से समझ पाऊँगा। हाँ, ऐसे बहाने बनाते रहो। अरे कोशिश करो कि तुम भी उसकी तरह बन सको। ऐसे हमारे सामने बहाने मारने से कुछ नहीं होने वाला। इस तरह मनीषा अपने बेटे को समझाती रहती है और यहाँ पर भी अपनी जेठानी के बेटे का कंपैरिजन अपने बेटे से करती है। शाम होती है और तभी मनीषा फिर से अपनी जेठानी का एक पोस्ट देखती है जिसमें वो लोग करीब 11 दिन पहले डिज्नीलैंड गए हुए थे। वाह, देखो तो ये लोग डिज्नीलैंड भी जाकर आ चुके हैं और एक हम हैं, बस यहाँ के मेले में ही 10-10 बार घूमते रहते हैं। हाँ तो कुछ भी नहीं रखा। ऐसा करती हूँ, शाम को सासू माँ और इनसे बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद मनीषा सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मनीषा अपने ससुराल वालों से कहती है, देखिए माँ जी, यहाँ पर रखा ही क्या है, हम लोग भी जेठानी जी की तरह विदेश चलते हैं ना, वहाँ हम लोग बहुत खुश रहेंगे। नहीं माँ, मेरे सारे दोस्त यहाँ पर हैं, मैं इंडिया छोड़कर नहीं जाऊँगा। अरे चुप कर तू। अरे उससे क्यों डांट रही है बहू? हम भी तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारा तन मन सब कुछ हमारे देश से जुड़ गया है, इसलिए अब हम ये देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बहू, वैसे भी दूर के ढोल सुहाने होते हैं। माना कि बहुत सारे लोग हैं जो विदेश की तारीफ़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं है। अरे हमारे दोस्त पवन को ही देख लो, वो 3 साल पहले भारत आ तो गया, बोल रहा था कि उसे वहाँ पर बिल्कुल नहीं जमा। अरे पापा जी, वो लोग ना समझ होंगे जो इतनी अच्छी जगह को छोड़कर यहाँ चले आए। और वैसे भी पापा जी, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। जो भी है बहू, हम ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हमारा बड़ा बेटा तो वहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो वहाँ अच्छे से सेटल हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन अब हम अपने छोटे बेटे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। और अगर तू सोच रही है कि तू मेरे छोटे बेटे को लेकर विदेश चली जाएगी ना, तो तू ये बिल्कुल भूल जा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मनीषा, तुम दुखी मत हो। तुम ये सोचो कि हमें यहाँ पर किस चीज़ की कमी है भला। सब कुछ तो है हमारे पास, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या है। हाँ बेटा। मनीषा बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने ससुराल वालों की बातें सुनती रहती है। कोई बात नहीं मनीषा, तेरा भी दिन आएगा। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और मनीषा की जलन की भावना अपनी जेठानी के प्रति बढ़ती जाती है। जेठानी जी की पोस्ट देखो, हमेशा कितनी खुश रहती है। कॉल पर भी सासू माँ से कितना हंस हंस कर बात करती रहती है। लाइफ हो तो ऐसी। और उनका बेटा, वो भी फॉरेन में रहकर एकदम फॉरेनर जैसा दिखने लगा है। और तो और वहाँ के कितने अच्छे स्कूल में भी पढ़ता है। एक मेरे बेटे को देखो, यहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ता है और ऊपर से रोज़ साइकिल से स्कूल जाता है। इसके कुछ दिन बाद जब मनीषा सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई थी। यहाँ तो सब्जी लेने के लिए इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आना पड़ता है, और एक तरफ वहाँ है मेरी जेठानी जो बड़े आराम से कार में बैठकर बड़े बड़े सुपरमार्केट में जाती है। ना कोई मोल तोल करना, ना कुछ, बड़े आराम से सामान खरीदती है और कार में ले आती है। क्या करें, लगता है जेठानी जी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो सास ससुर से अलग बैठकर मज़े से बिना किसी झंझट के वहाँ फॉरेन में मस्त लाइफ जी रही है। ऐसे ही गुस्से में मनीषा सब्जियां वगैरह खरीद लेती है और बाजार से घर के लिए निकल जाती है। वहीं घर आते वक्त उसे अपनी पड़ोसन मिल जाती है। ओफो, ये कार मिल गई। अरे मनीषा कैसी हो? और तुम्हारी फॉरेन वाली जेठानी कैसी है? मैं ठीक हूँ, वो सब भी ठीक ही हैं।
क्या हुआ? 1 महीने पहले तो तुम कह रही थी कि तुम भी कुछ महीनों बाद फॉरेन में शिफ्ट होने वाली हो, तो क्या हुआ उसका? अरे वो तो मैंने कहा था, लेकिन बात यह है कि मेरे ससुराल वाले वहाँ पर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे। वो तो है, तुम्हारे ससुराल वालों ने अच्छा ही डिसीजन लिया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी लाइफ नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। हर चीज़ बहुत महंगी होती है वहाँ तो। तुम लोग वहाँ ना जाओ, यही ठीक है, बहुत पैसे बचेंगे तुम लोगों के। अरे ये सब काम तो भाई अमीर लोगों के हैं। मेरी ननद है ना छोटी वाली, उसके पति का प्रमोशन हो गया है और वो लोग फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं। अरे भैया उन लोगों की बात ही अलग है, वो लोग ना बहुत पैसे वाले हैं, उन लोगों के लिए फॉरेन में शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसी ही मानसी अपनी ननद की बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगती है। अच्छा चलती हूँ। ओके। मनीषा वहाँ से निकल जाती है। जब देखो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। खैर मैं भी इन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। अभी मैं फ़ॉरेन में होती ना, तो मुझे कम से कम ऐसे पड़ोसी तो ना देखने को मिलते जो अपने पड़ोसियों के बीच में टांग अड़ाते हो। मनीषा इस बात को लेकर बहुत गुस्सा होती है और अगले दिन फिर से अपने ससुराल वालों से विदेश जाने के लिए बोलने लगती है। उस दिन मनीषा किसी की भी नहीं सुनती और बहुत हंगामा करती है। मनीषा बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। हाँ बहू, कभी तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? आप लोग कौन सी मेरी बात सुन रहे हैं? चुप मनीषा, बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज और नहीं बोलोगी, वरना हम तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आएंगे। अरे माँ ऐसा मत बोलिए, वो समझ जाएगी। अगर समझ जाएगी तो समझा अपनी पत्नी को। फिर क्या, अब कुछ दिन के लिए मनीषा चुपचाप ही रहती है। तभी सभी को पता चलता है कि दीपेश के भैया फॉरेन से यहाँ आ रहे हैं। कुछ दिन बाद जब मनीषा की जेठानी का परिवार विदेश से आ जाता है। हमें यहाँ पर आए हुए कितनी देर हो गई है और देवरानी जी ने अभी तक मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। पिछली बार जब मैं आई थी तो देवरानी जी की देवर जी के साथ शादी नहीं हुई थी, वो नई थी, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की होगी, समझ सकते हैं। तब की बात अलग थी, लेकिन अब क्या हुआ? ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। मनीषा अपनी जेठानी से कटी कटी सी रहती है। भैया विदेशी लोग भला हम देसी लोगों से क्यों बोलेंगे, इनके अंदर एटीट्यूड ही इतना होगा। मनीषा की बातें करीना सुन लेती है। तो ये बात है, देवरानी जी हमारे बारे में ऐसा सोचती है। चलो इनसे मैं ही बात करती हूँ। हेलो देवरानी जी। अब जेठानी जी आप? हाँ मैं। अच्छा मनीषा, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि विदेश में हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती होगी? हाँ वो तो है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। सच कहूँ, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ की लाइफ बहुत हार्ड होती है। वहाँ हर चीज़ सिस्टमैटिक होती है और तो और बहुत सारे रूल्स भी होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। और तुम्हें पता है, वहाँ के लोग ना ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं रखते, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और त्योहारों के दिन में तो इतना सूना सूना लगता है कि पूछो ही मत। तो आप वहाँ पर क्यों रहती है? और वो आपके इतने सारे अच्छे अच्छे पोस्ट? वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके जो जॉब वहाँ पर हासिल की है ना, वो मेरा सपना था। तो अब जब मुझे अपना सपना मिल चुका है तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती ना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे फॉरेन में रहना है। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और तुमने वो तो सुना ही होगा कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बस समझ लो कि ऐसा ही कुछ है। और रही पोस्ट की बात, तो हमारे सोशल अकाउंट हमारे रियल लाइफ को कभी भी सही से शो नहीं करते। आप तो वहाँ पर रहती है ना, इसलिए आपके लिए ये सब कहना आसान है। आपको नहीं पता यहाँ लाइफ कितनी हार्ड होती है। देखो, लाइफ तो सबकी हार्ड होती है मनीषा, और हर किसी को भगवान ने कुछ न कुछ दिया है, इसलिए हमें अच्छी की तरफ फोकस करना चाहिए। यहाँ पर देखो कितना अच्छा है, सभी लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके बारे में हालचाल लेते रहते हैं, और यहाँ पर कितनी चहल पहल है। मैं तो वहाँ हमेशा सिर्फ अपने काम में ही फंसी रह जाती हूँ। इस तरह करीना मनीषा को वहाँ की सारी सच्चाई बताती है। वहीं मनीषा को पूरी बात समझाने के लिए करीना उसे, उसके पति और बेटे को विदेश ले जाती है। विदेश पहुँचने के 5 दिन बाद, जेठानी जी ये ना देवरानी जी माफ़ करना, मैं अभी आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा वर्क पेंडिंग है ना, और ऊपर से डेडलाइन भी है शाम तक की। अच्छा, वाकई जेठ और जेठानी जी को कितना काम का स्ट्रेस है। अगले दिन जब करीना की मेड गुस्से में चली जाती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ मेड रखना बहुत महंगा पड़ता है। वैसे ही वो मेड इतना पैसा ले रही थी और ऊपर से बोल रही थी थोड़ा और बढ़ाओ। इतना रोकने की कोशिश की, फिर भी चली गई। देखो
आप चिंता मत करिए, आपको जल्दी ही कोई अच्छी मेड मिल जाएगी। हाँ, जल्दी मिले तो ही ठीक है, वरना इतना सारा काम मैं कैसे मैनेज करूँगी। इस तरह मनीषा देखती है कि विदेश में लाइफ इतनी आसान नहीं है। वहीं वो ये भी देखती है कि उसकी जेठानी और जेठ अक्सर काम के चक्कर में कितनी भागा दौड़ी कर रहे हैं। तभी दिन आता है दीपावली का। आपने बिल्कुल सही कहा था जेठानी जी, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। त्योहार के दिन भी सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। वही तो, यहाँ पर ऐसा ही होता है। अभी ये इंडिया होता ना तो सभी लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते और पड़ोसी भी एक दूसरे के घर मिठाई देने आते। आखिरकार मनीषा को समझ में आ गया था कि वाकई में दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। कुछ दिन बाद सुमेश की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और मनीषा अपने परिवार के साथ वापस इंडिया आ जाती है। मम्मी जी, पापा जी, आप सब सही कहते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।